Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Irtisam's Biology. Dear students, today I am going to teach you our remaining portion of topic that is एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। उसमें जो हमारे दो मेन पॉइंट्स थे वो रह गए थे, एक था कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी और दूसरा है डियर स्टूडेंट्स मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसके अलावा हमने जो एविडेंसेस पढ़े थे उसमें हमारे पास कंपैरेटिव एनाटॉमी था, फॉसिल्स रिकॉर्ड था और बायोजियोग्राफी था। तो इस तरह से 5 आपके पास जो एविडेंस हैं एवोल्यूशन के वो हमारी बुक के अंदर मेंशन है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एम्ब्रियोलॉजी से। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एम्ब्रियोलॉजी होती क्या। हम कहते हैं स्टडी ऑफ एम्ब्रियो और डेवलपमेंटल स्टेजेस की जो स्टडी होती है इसको हम एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। एम्ब्रियो क्या चीज़ है? जब आपके पास एक तरफ से स्पर्म मेल की तरफ से और फीमेल की तरफ से एग आपस में फ्यूज करते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है, तो वो आपके पास क्या बन जाता है? जाइगोट। नाउ दिस 2n स्ट्रक्चर जाइगोट जो होता है इसने क्या करना होता है? फर्दर डिवीजन करनी होती है और ये डिवीजन करके किस में चला जाता है? एम्ब्रियो के अंदर। और फिर इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स ये फीटस में और फीटस से फिर ये अडल्ट में जाएगा। इट्स मीन कि ये डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं जो वक्त के साथ साथ जो हैं वो हो रही होती हैं। उसमें हमने देखना है कि किस तरह से एवोल्यूशन जो हुई है कि ऑर्गेनिज्म किस तरह से रिजेंबल करते हैं और एम्ब्रियोलॉजी क्या एविडेंस जो है वो देती है एवोल्यूशन से रिलेटेड। तो याद रखें डियर स्टूडेंट्स, जब फिश के एम्ब्रियो के बारे में पढ़ा गया, फ्रॉग के, स्नेक के, बर्ड के एंड ह्यूमन के। अब देखें फिश जो है वर्टिब्रेट है, फिश के बाद जो है एम्फीबियंस आपके पास आए हैं। एम्फीबियंस में आपने फ्रॉग को देख लिया है, एम्फीबियंस के बाद रेप्टाइल्स में स्नेक की एग्जांपल है, इसी तरह से बर्ड्स हैं और आपके पास ह्यूमंस जो कि मैमल्स में आते हैं। तो ये एवोल्यूशन हुई भी इसी तरह से ही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसा कि हमने फॉसिल रिकॉर्ड के अंदर देखा। तो इसमें सबसे जो पुराना है वो क्या है? आपके पास फिश है, उसके जो हमें फॉसिल्स रिकॉर्ड जो हैं वो ज़्यादा मिलते हैं। अब हमने जो बात करनी है वो हमने करनी है गिल्स पाउचेस की। जब हम ह्यूमंस भी इवन दैट माँ के पेट के अंदर होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि हमारे ये थ्रोट के दोनों साइड्स पर क्या बनते हैं? गिल्स पाउचेस बनते हैं। अब गिल्स किस में देखे गए हैं? गिल्स तो आपके पास फिश है उसके अंदर देखें, लेकिन गिल्स बनने से पहले खास वो स्ट्रक्चर बनता है जिनको हम गिल्स पाउच कहते हैं, जिसके अंदर गिल्स ने होना होता है। तो इन सब के अंदर वो पाए गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग एविडेंस है किसके लिए? एवोल्यूशन के लिए, इर्तिका के लिए, कि जो जानदार हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम उनके अंदर तब्दीलियां आई हैं। तो ये आपके पास एक मेन एविडेंस है, दैट इज द कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी। और भी बहुत सारी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो देखे गए हैं और को रिलेट करते हैं वो इन सब स्पीशीज के एक दूसरे के साथ। सो इट्स मीन कि एवोल्यूशन हुई है विद द पैसेज ऑफ टाइम। और ह्यूमंस के अंदर गिल्स पाउचेस से यूस्ट्रैकियन ट्यूब बनती है जो कि मिडल ईयर को थ्रोट के साथ जोड़ती है ताकि बैलेंस मेंटेन रहे। बाद हमने बात करनी है मोलेक्युलर बायोलॉजी की। डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम मोलेक्युलर बायोलॉजी की बात करते हैं तो हमारे ज़हन में डीएनए एंड एज वेल एज आरएनए और प्रोटीन्स आती हैं। अब ये एक्चुअली हैं क्या? ये मॉलिक्यूल्स हैं। दीज आर कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। ये जितने भी मैंने ऊपर ऑर्गेनिज्म लिखे हैं इनके अंदर ये पाए जाते हैं। इवन दैट एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है जिसको हम बैक्टीरिया कहते हैं, प्रोकैरियोटिक है, उनके अंदर भी ये आपके पास तीनों चीज़ें पाई जाती हैं। जब हम किसी भी इंडिविजुअल को उसके मॉलिक्यूलर लेवल पर आके स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि बेसिकली जो लाइफ स्टार्ट हुई है, जो ज़िंदगी मिली है किसी भी इंडिविजुअल को, वो 4 चीज़ों से मिली है। वो आपके पास 4 चीज़ें कौन कौन सी हैं? बेसिकली वो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, एडेनिन, थायामीन, गवानीन एंड साइटोसिन। और ये फिर आगे फर्दर 2 चीज़ों के साथ जुड़ी हुई हैं। उसमें आपके पास कौन कौन सी हैं? एक है राइबोज शुगर। इस राइबोज शुगर के साथ क्या जुड़ी हुई है? ये वही नाइट्रोजनस बेस। इन चारों में से कोई एक, यहाँ पर मैं एग्जांपल दूंगा थायामीन की। और इसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है? फॉस्फेट। तो ये एक क्या बन चुका है? न्यूक्लियोटाइड बन चुका है। तो ये देखा गया है कि जब न्यूक्लियोटाइड्स इकट्ठे होते हैं तो वो क्या बना देते हैं? अगर तो डीऑक्सी हैं तो डीएनए बना देंगे, मतलब कार्बन नंबर 2 पर ऑक्सीजन नहीं होगी तो डीएनए होगा। अगर आपके पास वो राइबोज होंगे, सिंपल ऑक्सी राइबोज होंगे तो वो आरएनए होगा। और फिर फर्दर इससे क्या बनने जा रही है? प्रोटीन। हालांकि आप अपने प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर ये पढ़ कर आ गए हैं कि डीएनए से आरएनए बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से क्या बनती है डियर स्टूडेंट्स? प्रोटीन्स बनती है जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। बेसिकली नेचर ने, कुदरत ने, अल्लाह की ज़ात ने हमारे जिस्म के अंदर जो मौजूद सेल्स हैं उनके न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज़ रख दी है? डीएनए रख दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोड ऑफ लाइफ बोलते हैं। अब अगर हम इसकी बात करते हैं कि ये जो कोड ऑफ लाइफ है, ये जो डीएनए है, क्या ह्यूमन, बर्ड, स्नेक, फ्रॉग और फिश के अंदर सेम है? तो आपके पास जो फंडामेंटल हैं
वो तो डियर स्टूडेंट्स सेम है। हाँ, सीक्वेंस का डिफरेंस जो है वो आ सकता है, लेकिन एक और बात याद रखिएगा, हमने जेनेटिक कोड के अंदर बात की थी, यूनिवर्सैलिटी ऑफ जेनेटिक कोड। यही वजह है कि जो जीन्स से हमने प्रोटीन बनवानी है उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, जेनेटिक कोड चाहिए होता है, कोडान होते हैं जो बेसिकली तीन न्यूक्लियोटाइड का क्या होते हैं, सेट होते हैं। अब वो क्या करते हैं, स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को अटैच करने के लिए पॉलीपेप्टाइड चेन यानी कि प्रोटीन के अंदर वो आप ऐसे समझिए कि कोड का काम करते हैं। अब देखें कि इंसान के अंदर एक जीन है जिसका काम क्या है, इंसुलिन बनवाना। अब अगर हम इस जीन को प्लेस कर देते हैं किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, इवन दैट, तो बैक्टीरिया के अंदर भी क्या वो बनाएगा, इंसुलिन ही बनवाएगा। तो यहां से एक बात का पता चलता है कि जिंदगी जो है वो ओरिजिनेट कहां से हुई है, एक सिंपल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से हुई है। ये है आपके पास जेनेटिक बेसिस और मॉलिक्यूलर बेसिस, ये मॉलिक्यूलर एविडेंसेस हैं आपके पास किसके, एवोल्यूशन के। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द नेचुरल सिलेक्शन एंड एज वेल एज आर्टिफिशियल सिलेक्शन। डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम नेचुरल सिलेक्शन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जितनी भी स्पीशीज इस दुनिया में सरवाइव कर रही हैं वो हमारे पास क्या है, फिटेस्ट हैं। फिटेस्ट कैसे हैं, क्योंकि वही सरवाइव करती हैं जिनको नेचर क्या करती है, अलाउ करती है। जो नेचर को अडॉप्ट कर सकती हैं वही सरवाइव होती हैं। वाइल इन द केस ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या होती है, इसमें जो ह्यूमंस होते हैं वो क्या करते हैं, अपने डिजायर कैरेक्टर्स को स्पीशीज के अंदर देखने के लिए, फॉर एग्जांपल एक स्पीशी है, अगर हम बात कर लेते हैं हैन की, तो वो क्या करती है, वो एक है जो वीक में 4 एग ले करती है और एक है जो वीक में 7 या 8 एग ले करती है। तो हम किसको प्रेफर करेंगे, क्योंकि हमारी नीड ज़्यादा है, हम 8 अंडों वाली मुर्गी को ज़्यादा प्रेफर करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि हम उसी के ब्रीड्स बनाएं। इसी तरह से अगर कोई क्वालिटी किसी शीप के अंदर अच्छी है कि वो ऊन भी अच्छी देती है, गोश्त भी अच्छा है उसका और दूध भी, हमारा दिल होगा कि हम उसी वैरायटीज़ को क्या करें, अपने घर के अंदर पालें। यही बात है डियर स्टूडेंट्स, आजकल जो हमारे पास ऑस्ट्रेलियन काउज हैं या फ्रीजियन काउज हैं, इनको हम क्या करते हैं, इनकी ब्रीडिंग करवाते हैं अगेन एंड अगेन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, क्योंकि ये मिल्क दूसरी आम जो काउ होती है उससे ज़्यादा देती है। सो इट्स मीन हमने क्या कर लिया है, ह्यूमंस ने अपनी नीड को देखते हुए, नीड बेस क्या किया है, डिज़ायर कैरेक्टर के लिए आर्टिफिशियल ब्रीडिंग कराई है, जिसको हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग भी कहते हैं। इस सेलेक्टिव ब्रीडिंग का फ़ायदा क्या हुआ है कि प्रोडक्शन जो है वो तो ज़्यादा हो गई है, डिज़ायर कैरेक्टर तो हमें स्पीशीज़ के अंदर जो है वो मिल रहे हैं, लेकिन ये स्पीशी जो है नेचुरल स्पीशीज से अगर आप इनको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो आप कहते हैं कि ये बिल्कुल ही डिफरेंट हो चुका है आपका। उसके बाद जो नेचुरल, इसके बरक्स जो नेचुरल सिलेक्शन है, इसके लिए जो मेन फैक्टर है वो क्या है डियर स्टूडेंट, एक तो फिर टेस्ट हो गया, दूसरा क्या है, जेनेटिक बेसिस हैं, और तीसरा डियर स्टूडेंट्स यानी कि जीन्स की बात मैं कह रहा हूं, और तीसरा क्या है, इन्वायरमेंट। वही जीन बेस्ट होते हैं जो इन्वायरमेंट को कॉप अप कर लेते हैं। ये आपके पास क्या कहलाती है, नेचुरल सिलेक्शन कहलाती है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। जो बैक्टीरिया होते हैं ना, आप क्या करते हैं, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो आप एंटीबायोटिक खाते हैं। अब अगर आपने बहुत अच्छी क्वालिटी की एंटीबायोटिक खा ली, उससे क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है वो उनके अंदर उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन इन केस कि अगर कुछ बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक से सर्वाइव कर जाएं, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उन बैक्टीरिया के अंदर क्या होना स्टार्ट हो जाती है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट द एंटीबायोटिक। अब ये क्या है, एक डिजास्टर है। एंटीबायोटिक क्या है, एक डिजास्टर है उस पॉपुलेशन पर, उस बैक्टीरिया की पॉपुलेशन पर। लेकिन जो बच गए वो फिटेस्ट थे, नेचर ने उनको क्या कर लिया है, सिलेक्ट कर लिया। अब उनके अंदर ये चीज़ डेवलप हो चुकी है कि वो रेजिस्टेंट हो चुके हैं। इसकी एग्जांपल बेहतरीन नेचुरल सिलेक्शन की आजकल के दौर में कोरोना की है। फॉर एग्जांपल देखें, जो इस दुनिया में तकरीबन आप कहते हैं कि मोर देन 100 मिलियन जो पीपल हैं उनको क्या हुआ है, कोरोना हुआ है। अब उसके रिजल्ट में बहुत सारी डेथ्स हुई हैं। जो जिनकी डेथ हुई हैं वो इस चीज़ को कॉप अप नहीं कर सके, वो इस इन्वायरमेंट में सूटेबल नहीं थे, उनकी डेथ हो गई है। जो बच गए हैं वो उन्होंने उस कोरोना का जो वायरस है उसके साथ compete किया है, जो फिटेस्ट थे वो बच गए हैं आपके पास। इसी तरह से नेचर ने उन लोगों को सेलेक्ट कर लिया है। ये होती है आपके पास नेचुरल सिलेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स पॉपुलेशन। पॉपुलेशन हम किसको बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज। ग्रुप है किसका डियर स्टूडेंट्स, सेम स्पीशी का है, जो एक ही वक्त पे एट सेम टाइम एंड
सेम प्लेस, एक ही जगह पर रहें, वो आपके पास क्या कहलाती हैं? पॉपुलेशन कहलाती है। फॉर एग्जांपल इस रूम में अगर 50 बंदे हैं या 60 बंदे हैं या 100 बंदे हैं तो वो 100 बंदों की पॉपुलेशन होगी। या आप एक जगह पर बहुत सारे यूकलिप्टस के ट्री देखते हैं तो वो यूकलिप्टस ट्रीज की क्या होगी? पॉपुलेशन होगी। इसी तरह से सोन अगर आप किसी जगह पर ड्रोसोफिलास को बहुत ज़्यादा देख लेते हैं या वर्म्स को देख लेते हैं तो वो एक पर्टिकुलर स्पीशी की, एक ही स्पीशी की जब इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा होंगे, आपस में इंटरेक्ट कर रहे होंगे, वो आपके पास क्या कहलाती है? पॉपुलेशन कहलाती है। अब मैं इसमें बार बार वर्ड यूज कर रहा था स्पीशी का, तो स्पीशी क्या है? सिमिलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेम हो, सिमिलर ऑर्गेनिज्म हो और आपस में क्या कर सके? इंटरब्रीड कर सके, इंटरब्रीड फ्रीली एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, यानी कि ऐसे बच्चे पैदा करें जो आगे बच्चे पैदा करने की सलाहियत रखते हो। ये आपके पास क्या कहलाती है? स्पीशी कहलाती है। उसमें आपके पास एग्जांपल्स डियर स्टूडेंट्स कौन सी आ जाती हैं? ह्यूमंस जो हैं, अगर हम सिर्फ ह्यूमंस की बात करेंगे तो ह्यूमन एक स्पीशी है। इसी तरह से अगर हम कैट्स की बात करते हैं तो कैट स्पीशी हैं। इसी तरह से अगर हम रैट्स की बात करते हैं तो रैट स्पीशी हैं। अब हम ये नहीं कह सकते कि ह्यूमन और रैट एक ही स्पीशी हैं, तो ये डिफरेंट है। ये आपके पास क्या कहलाती है? स्पीशी कहलाती है। इसके बाद हम बात करते हैं जीनोम की। जीनोम क्या है डियर स्टूडेंट्स? सम ऑफ ऑल जीन्स, जो आपके पास जीन्स होते हैं किसी भी इंडिविजुअल के, सिर्फ एक इंडिविजुअल के, ऑफ एन इंडिविजुअल, एक ही बंदे के जो जीन्स होंगे वो आपके पास क्या कहलाते हैं? उसका जीनोम कहलाते हैं। अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो ह्यूमंस में जीन्स दो जगह पर पाए गए हैं, एक न्यूक्लियस के अंदर और दूसरे डियर स्टूडेंट्स माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। वाइल इन द केस ऑफ प्लांट्स जीनोम जो पाया गया है या जीन्स जो पाए गए हैं वो न्यूक्लियस के अंदर भी हैं और जीन्स माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी हैं, एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स जीन्स जो हैं वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी हैं, क्योंकि ये दोनों सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलिज होती हैं, इनके पास अपना जीनोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड एज वेल एज क्लोरोप्लास्ट। तो वो उस तरह से प्लांट्स का जो जीनोम होगा उसमें वो भी होगा। ये सारी मैटरनल इनहेरिटेंस होती है। उसके बाद हमने बात करनी है जीन पूल की। जीन पूल किसको बोलते हैं? एग्रीगेट सम ऑफ ऑल जीन, सम ऑफ ऑल जीन्स, सारे के सारे जीन्स ऑफ एन पॉपुलेशन, ऑफ अ पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन के जितने भी जीन्स होंगे वो आपके पास क्या कहलाते हैं? जीन पूल कहलाता है। मिसाल के तौर पर एक पॉपुलेशन है उसमें मिलियंस ऑफ जीन्स हैं, तो वो मिलियन ऑफ जीन्स जो होंगे वो क्या कहलाते हैं डियर स्टूडेंट्स? उसका जीन पूल कहलाता है। नेक्स्ट हमने बात करनी है जीन की। तो जीन के बारे में हमने चैप्टर नंबर 22 में भी एंड एज वेल एज चैप्टर नंबर 20 में बड़ा डिटेल्ड पढ़ा है। मैं इसको क्या बोलता हूँ कि जीन जो है आपके पास वो क्या है? फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए है, फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए, जिसमें बेसिकली होते क्या हैं? न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और जो एक ख़ास सीक्वेंस के साथ जो है वो जुड़े होते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? एक ख़ास किस्म का मैसेंजर आरएनए बनवाने के लिए, और ये मैसेंजर आरएनए क्या बनवाएगा? प्रोटीन बनवाएगा, और ये प्रोटीन जो है ये किसी भी ट्रेट के लिए होगी, किसी भी खसूसियत के लिए होगी। तो ये आपके पास क्या कहलाता है? जीन। मिसाल के तौर पर आंखों का रंग, स्किन टोन, हाइट, इसको सारी चीज़ों को कौन चीज़ कंट्रोल कर रही होती है? आपके पास जीन्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। एक है हमारे पास नेक्स्ट टर्म, दैट इज द फिक्स्ड जीन। मिसाल के तौर पर आपके पास एक ट्रू लाइन है जिसमें टाल के लिए, अगर मैं कद के लिए बात करता हूँ, कैपिटल टी फादर है, और इसी तरह से मदर भी जो है वो कैपिटल टी है। अब ये सारे के सारे इनके जो बच्चे होंगे वो क्या होंगे? कैपिटल टी, सारे के सारे बच्चे जो होंगे वो उनका कद बड़ा होगा। अब ये जो जीन है ये होमोजाइगस है, डोमिनेंट है, अब ये क्या है? फिक्स हो गया है कि इनकी जितनी भी आगे पॉपुलेशन होगी वो सारी की सारी टॉल होगी। दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड जीन। नेक्स्ट हमने बात करनी है जीनोटाइप। हम कहते हैं जो कम्बिनेशन होता है किसका? अलील्स का या जीन्स का। ये आपके पास जीन है, इसकी जो अल्टरनेटिव फॉर्म होगी वो आपके पास क्या कहलाता है? अलील कहलाता है। मिसाल के तौर पर ये कद का जीन है, इसके दो अलील हैं, ये कैपिटल टी एंड कैपिटल टी। ये आपके पास कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है। अगर ये सिचुएशन होगी कैपिटल टी और स्मॉल टी वाली डियर स्टूडेंट्स, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ये होगी हेट्रोजाइगस कंडीशन। अगर कैपिटल टी और कैपिटल टी होगा ये होगी होमोजाइगस। होमो मीन एक जैसे, जाइगस मीन जाइगोट के अंदर एक जैसे क्या है? अलील पड़े हुए हैं। ये आपके पास होमोजाइगस कंडीशन कहलाती है और ये आपके पास हेट्रोजाइगस कंडीशन कहलाती है। नेक्स्ट हमने बात करनी है जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी की, कि जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी क्या? हम कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जीनोटाइप के बारे में तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। फ्रीक्वेंसी से मुराद क्या है? यहाँ पर जो अलील्स होंगे उनकी फ्रीक्वेंसी,
कि एक जीनोटाइप के अंदर या एक पॉपुलेशन जितनी भी है, मिसाल के तौर पर इसकी एग्जांपल हम आगे करते हैं कि 500 स्पीशीज़ हैं हमारे पास, 500 इंडिविजुअल हैं एक स्पीशी के, और उसके अंदर एक हमने जीन के बारे में पढ़ना है, वो आपके पास क्या कहलाती है, या अलील के बारे में पढ़ना, वो आपके पास अलीलिक फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और इसी तरह से एक पर्टिकुलर जीनोटाइप के जब हम बात करते हैं, जैसा कि ये एक जीनोटाइप है, होमोजाइगस जीनोटाइप है, ये आपके पास हेट्रोजाइगस जीनोटाइप है, जब हम इसकी बात करेंगे और इसकी फ्रीक्वेंसी को मेजर करेंगे, ये आपके पास क्या कहलाती है, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी कहलाती है। इसके लिए हमें एक छोटी सी एग्जाम्पल के साथ जो है वो इसको कैरी ऑन करना पड़ेगा। मैं इतने में ये साइड जो है ये रब करता हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास टोटल इंडिविजुअल जो हैं वो कितने हैं डियर स्टूडेंट्स, 500 हैं। हमारे पास 500 प्लांट्स हैं जिनके अंदर एक स्पीशी के, ये बात याद रखिएगा, जिनमें एक हमने जो करैक्टर है वो देखना है कि एक का फ्लावर जो है वो पिंक है, एक का फ्लावर क्या होगा, पिंक होगा, और दूसरे का फ्लावर जो है हमारे पास वो डियर स्टूडेंट्स क्या है, वाइट है। अब इन 500 में से जब हमने रिजल्ट देखे तो पता चला कि जो पिंक थे हमारे पास ये कितने थे, ये थे 480 प्लांट्स ऐसे थे जो पिंक थे, और वाइट हमारे पास कितने थे, ओनली 20। तो टोटल कितने हो गए आपके पास, 500 हो गए। अब जब हमने इसको फर्दर इस पर टेस्ट क्रॉस किए, टेस्ट क्रॉस से हमें पता चला कि 320 ये इनमें से पिंक में से 320 ऐसे थे जो होमोजाइगस थे, मतलब कि एक आपके पास जीन है AA, ये कंट्रोल कर रहा है पिंक कलर को, और इसी तरह से इसका जो अलील है AA, ये किसको कंट्रोल कर रहा है, वाइट कलर को। अगर ये डोमिनेंट होगा तो पिंक कलर होगा, अगर ये रिसेसिव होगा तो आपके पास कौन सा कलर होगा, वाइट कलर होगा। तो इसकी जो जीनोटाइप होगी वो आपके पास AA होगी। अब फर्दर देखा गया तो इसमें से जो 160 थे, 480 में से 320 जो थे वो डोमिनेंट थे और होमोजाइगस थे, जैसा कि मैं आपको ये बता चुका हूं। इसके अंदर ये सिचुएशन थी, और 160 ऐसे थे जिसमें आपके पास ये सिचुएशन थी। चूंकि A डोमिनेंट है स्मॉल a पे, तो ये इस वजह से इसका कलर क्या आया था, पिंक आया था। ये हमें टेस्ट क्रॉस से पता चला। अब इसके अंदर 20 हैं, तो डियर स्टूडेंट्स 20 के 20 प्लांट्स जो हैं इसके अंदर जो अलील्स पाए गए थे वो इस सिचुएशन में पाए गए थे। अब हमने मेजर क्या करना है, हमने मेजर करना है कि इनके अंदर टोटल नंबर ऑफ जीन्स कितने हैं। आपको पता है जीन्स हमेशा पेयर की फॉर्म में होते हैं, तो यहाँ पर अगर 500 प्लांट है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 1000 जीन्स पाए गए। अब इसको अगर हम इसके साथ मेजर करते हैं तो कैसे, 320 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 640 आपके पास आते हैं। 640 डोमिनेंट थे यानी कि होमोजाइगस कंडीशन में, और यहाँ पर हमारे पास डियर स्टूडेंट्स 160 हो गए कैपिटल A प्लस 160 हो गए स्मॉल a। ये हमारे पास कैपिटल A के लिए सिचुएशन थी, और ये हमारे पास क्या है, स्मॉल a के लिए। और इसी तरह से 40 जो है वो हमारे पास क्या आ गए, स्मॉल a जो हमारे पास 40 हैं। अब हमने फर्दर क्या करना है, इनकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालते हैं, या हम इसकी समझ लें कि परसेंटेज निकालने लगे हैं, तो हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ये 640 हमारे पास ये वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ अलील्स कितने हैं डियर स्टूडेंट्स, 1000 हैं, तो ये कितने परसेंट आ गया, 64% आ गया। इसी तरह से मल्टीप्लाइड बाय 100 आपने इसको कर लेना है। ये किसके लिए थी, कैपिटल A एंड कैपिटल A के लिए, इस सिचुएशन के लिए। अब हमने इसको देखना है, इसमें हमने 1 बाय 1 करके देखना है कि अगर हम A की बात करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कितने आते हैं, 160 बाय कितना हो गया 1000, तो ये हमारे पास कितना बन गया 16%। और इसी तरह से अगर हम स्मॉल a की बात करते हैं 160 बाय 1000, ये भी हमारे पास कितना बन गया 16%। तो इन दोनों को अगर हम सम करते हैं तो ये हमारे पास कितना बन जाता है 6 and 4 0 and 80। तो टोटल हमारे पास जो है वो 80% है क्या, कैपिटल A। कैपिटल A कितना आया है 80%। और अगर हम बात करते हैं स्मॉल a की तो यहाँ पर 16% ये हो गया, और स्मॉल a इसके लिए हम बात करते हैं 40 बाय 1000 की, और ये आपके पास आता है 4%। हाँ, इन दोनों को प्लस करें तो ये आपके पास टोटल कितना बन गया 20% बन गया। और इसी तरह से अगर हम इन दोनों को ऐड करें, मीन टू से 640 प्लस 160, तो ये कितने बन गए 800 बाय 1000, तो ये आंसर क्या आता है 0.8 आ जाता है। और अगर हम इनकी बात करते हैं तो 160 ये प्लस 40, तो ये कितने बने 200 बाय 1000, तो इसका आंसर क्या आ जाता है 0.2। अब आपने क्या करना है, इसको इस इक्वेशन के अंदर पुट करना है, p² प्लस q² प्लस
2pq इज इक्वल टू 1। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, इनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 1 के बराबर होगी। कैसे? p हमारे पास है ये स्पेसिफिक सिचुएशन है। p हमारे पास क्या होता है? डोमिनेंट। q हमारे पास क्या होता है? रिसेसिव। तो यहां पर देखें a की क्या है फ्रीक्वेंसी? 0.8 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर प्लस 2, 0.8 एंड 0.2 इज इक्वल टू 1। इसमें आप देखें कि आंसर हमारे पास क्या आता है? 0.64 इसका आएगा प्लस 0.04 इसका आंसर आएगा प्लस 0.32 इसका आंसर आएगा। तो जब हम इसको सम करेंगे, देखें 4, 2 और 4 6 और 10 किसके बराबर आया? 0 के। एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स 3 एंड 6 9 और एक वो जो पहले वाला था, तो इसका आंसर क्या आता है? 1.0। तो पॉइंट से आगे 0 की कोई वैल्यू नहीं, तो आंसर क्या आ गया आपके पास? 1। तो यही आपके पास फर्दर नेक्स्ट जो है वो हार्डे-वेइनबर्ग थ्योरम की तरफ लीड करता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।